हेलो फ्रेंड्स, हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। इस टॉपिक में से कम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्लड ग्रुपिंग में से। एक क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग। वैसे तो हमारा ब्लड ग्रुप देखने में एकदम सिमिलर सा होता है, लेकिन हमें उसके लैब एनालिसिस से पता चलता है कि वो ग्रुपिंग में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट ब्लड ग्रुपिंग जो है वो है ABO ब्लड ग्रुपिंग। वो कैसे डिसाइड होती है? सपोज़ ये है हमारी RBC, इस पर 2 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं A और B। उससे डिसाइड होता है कि हमारी ब्लड ग्रुपिंग कौन सी है। ये प्रेजेंट होते हैं एंटीजन, इससे डिसाइड होता है कि हमारी कौन सी ब्लड ग्रुपिंग है। सपोज़ एंटीजन A प्रेजेंट है तो इससे डिसाइड होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो A है। सपोज़ B एंटीजन प्रेजेंट है, इससे डिसाइड होगा कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो B है। सपोज़ किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो O है तो उसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। और सपोज़ किसी का ब्लड ग्रुप AB है, इसका मतलब उसके अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, AB और BB। अब आती है बात ये RBC की। इसमें जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटीन्स एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, उनको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। अब मैं तुम्हें डिटेल बताऊंगी कि कैसे किसमें कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है। सपोज़ किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो A है तो उसमें जो एंटीजन होगा वो होगा A, यानी कि उसके RBC के सरफेस पर जो एंटीजन होगा वो A होगा। उसकी जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटी B, क्योंकि A तो उसका एंटीजन है, B के अगेंस्ट उसके अंदर एंटीबॉडी होगी। और डोनर ग्रुप क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सपोज़ किसी का पर्सन का ब्लड ग्रुप B है, उसमें एंटीजन तो B प्रेजेंट होगा और जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो एंटी A होगी, यानी कि वो A के अगेंस्ट वर्क करेगा। सपोज़ किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे और एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होगी वो निल, यानी कि किसी के भी अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर इसके अगेंस्ट होती तो ये एंटीजन नहीं होता, इसके अगेंस्ट होती तो इसकी क्लम्पिंग हो जाती, तो इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अब दूसरा ब्लड ग्रुप सपोज़ किसी का O है तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी सबके अगेंस्ट होगी, A के अगेंस्ट भी और B के अगेंस्ट भी। अब डोनर क्या क्या है? डोनर ये है कि देखो O वाला है, इसके अंदर एंटीजन तो निल है लेकिन एंटीबॉडी सबकी है, तो इसे सिर्फ O वाला ही दे सकता है। A वाला देगा तो इसकी एंटीबॉडी A वाले को डिस्ट्रक्ट कर देगी, B वाला देगा तो B की RBC को डिस्ट्रक्ट कर देगी एंटीबॉडी। AB वाले को जो डोनर दे सकता है वो कोई भी दे सकता है, A भी दे सकता है, B भी दे सकता है, AB भी दे सकता है, O भी दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीबॉडी वो है ही नहीं, तो कोई भी दे दे, किसी की भी RBC डिस्ट्रक्ट नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर किसी के लिए भी एंटीबॉडी नहीं बनती। अब B वाले को सिर्फ या तो B वाला दे सकता है या O वाला दे सकता है। O वाला क्यों दे सकता है? क्योंकि उसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये एंटी A किस पे असर करेगी? इस वाले को सिर्फ A दे सकता है या O दे सकता है। O क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके अंदर एंटी B है तो, लेकिन इसमें एंटीजन ही नहीं है कोई, किसके अगेंस्ट वर्क करेगी इसकी एंटीबॉडी। अब हम जब ट्रांसफ्यूशन करते हैं तो क्या मैच करते हैं? जैसे ये कोई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की RBC है, तो इस पे हम डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर जो एंटीजन है वो हम रेसिपिएंट की RBC के एंटीबॉडी से मिला के देखेंगे। सपोज़ इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है रेसिपिएंट का वो A है तो इसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो एंटी B होगा, तो इसका जो एंटीजन है वो B नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर B हुआ तो अगर इसकी RBC इसके अंदर गई तो जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। उसकी RBC जाते ही इसकी एंटीबॉडी अटैच्ड होकर उसका क्लम्पिंग कर लेगी। तो इसलिए जब भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी में ब्लड तो हम ट्रांसफॉर्मर के एंटीजन से रिसिपिएंट की एंटीबॉडी को मिला के देखेंगे। अगर ये दोनों मैच करती हैं
तभी ब्लड ट्रांसफ्यूशन अच्छे तरीके से हो पाएगा और उसके अंदर आरबीसी अच्छी तरीके से वर्क कर पाएंगे। अब दूसरा ब्लड ग्रुपिंग जो है वो RH ब्लड ग्रुपिंग है। अब ये क्या है? ये जो है पहले तो रेसस मंकी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन 80% ह्यूमन की आरबीसी के अंदर RH एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। ये कैसे? ये है ह्यूमन की आरबीसी, इस पे अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये ह्यूमन RH पॉजिटिव। ये दूसरे ह्यूमन की आरबीसी, इसके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, या इसका मतलब ये RH नेगेटिव। तो इससे डिसाइड होता है कि ये A पॉजिटिव, ये A नेगेटिव। तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के टाइम हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। इसका मिसमैचिंग का एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, प्रेग्नेंट मदर का। सपोज़ एक मदर है प्रेग्नेंट और उसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव और इसका फीटस का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव। ये मदर की आरबीसी हो गई, इस पर एंटीजन कोई RH प्रेजेंट नहीं है, और ये फीटस की, इस पर एंटीजन RH प्रेजेंट है। तो जब प्रेगनेंसी होगी जब तो कोई वो नहीं होगा, लेकिन जब डिलीवरी होगी उसके टाइम पता है क्या होगा, इसमें प्लेसेंटा ब्रेक होगी, तो इसमें मैटरनल ब्लड जो है वो मदर के अंदर जाएगा। मैटरनल ब्लड जो है वो मदर के अंदर जाएगा। मैटरनल ब्लड जब मदर के अंदर जाएगा तो वो फॉरेन पार्टिकल की तरह ये एक्ट करेगा मदर के अंदर। तो फॉरेन पार्टिकल की तरह अटैक करेगा तो ये बी लिम्फोसाइट्स जो हैं, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिव कर देगा। वो दो तरह की सेल बनाएगी, एक प्लाज्मा सेल यानी कि एंटीबॉडी, और दूसरा मेमोरी सेल जो याद दिलाए कि हमारे अंदर कभी RH पॉजिटिव का असर हुआ था। तो प्लाज्मा सेल जो है उसमें फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स है, तो इस टाइम IgG से ज़्यादा बनेगी। ठीक है। अब दूसरे वाले में, दूसरी प्रेगनेंसी में जब RH नेगेटिव मदर हो गई और इसमें जो एंटीबॉडी बन गई होंगी जब तक RH के अगेंस्ट, और एक हो गया RH पॉजिटिव फीटस। इस बार जैसे ही लीकेज होगा ब्लड का, मैटरनल ब्लड के अंदर लीकेज होगा ब्लड का, तो क्या होगा, ये बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। बी लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाएंगी और सबसे पहले मेमोरी सेल एक्टिव होंगे। मेमोरी सेल याद दिलाएंगे कि पहले भी हमारे अंदर ऐसा ट्रांसफ्यूशन हो चुका है। वो प्लाज्मा सेल को एक्टिव करेंगी, प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेंगी, तो इस बार IgG ज़्यादा होगी IgM से, एंटीबॉडी, और ये जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देगी। प्लेसेंटा को क्रॉस कर ये फीटस के अंदर जाकर ब्लड क्लम्पिंग करेगी और इसकी वजह से फीटस को जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फीटैलिस। इसका मतलब कि इसकी क्लम्पिंग हो जाएगी, जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। तो इसका एक ही सिर्फ प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन ये है कि फर्स्ट टाइम जब डिलीवरी हो तो मदर को डिलीवरी के इमीडिएट बाद anti-RH इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दिया जाए, जिससे इसके अंदर ये बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट ना हो और प्लाज्मा सेल ना बने, और फिर अगले वाले फीटस को भी जैसे कि मेमोरी सेल एक्टिव ना होंगी और ना ही इसके अंदर क्लम्पिंग होगी। इसका एक ही प्रिवेंशन ये है। तो बच्चों, मुझे लगता है मेरे कलीग्स ही होंगे बच्चों, क्या मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सही से डिस्क्राइब कर दिया है। अगर सही से डिस्क्राइब किया, यू विल हिट द लाइक बटन। थैंक्स अ लॉट।